हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। तो हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024। तो सेक्शंस में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपॉइंटमेंट से। तो सबसे पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं कि हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। तो कौन जो है पीएम बने हैं सोलोमन आइलैंड्स के। आंसर है इसका जेरेमाया मनेले। तो ये हैं जेरेमाया मनेले। ठीक है, ये जो हैं पहले जो है फॉरेन मिनिस्टर थे सोलोमन आइलैंड्स के और अब जो हैं पीएम बन गए हैं वहाँ के। साथ ही यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स को मैप पे देख लेते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये आइलैंड्स हैं सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, और इनकी कैपिटल है होनिएरा। तो ही हैज़ प्लेज्ड टू कंटिन्यू हिज चाइना फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी इन हिज टर्म एज द पीएम ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि विच एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, करीना कपूर खान जो हैं उन्हें नेम किया गया है नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। सो एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ, ठीक है, ये क्या करेंगी? तो शी विल प्रमोट चिल्ड्रंस राइट्स। ठीक है, चिल्ड्रंस राइट्स को प्रमोट करेंगी, स्पीकअप करेंगी फॉर इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू किड्स राइट्स। तो यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ग्लोबल एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है। ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को अराउंड द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ की हेड हैं कैथरीन रसल। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन, जिन्हें की अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इनके जो प्रेडिसेसर थे वो थे दिनेश त्रिपाठी। वो जो हैं अब बन गए हैं करंट नेवी चीफ। ठीक है, तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम, पनामा के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो ये हैं होजे राउल मुलिनो, जो कि पनामा के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, पनामा देख लेते हैं मैप पे। तो ये है पनामा। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है पनामा, और पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो ये हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जो कि पहले प्रेसिडेंट बनेंगे जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के। तो ये अपॉइंटमेंट जो है मार्क करता है द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट बॉडी। तो जान लेते हैं इस एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि जीएसटी के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेगी। तो जीएसटी हमें पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है ये जो एपिलेट अथॉरिटी है इसे इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, तो ये हुए हैं अपॉइंट। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू नेशनल न्यूज़। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि शक्सगैम वैली में जो चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वाई हैज़ इंडिया ऑब्जेक्टेड टू इट। ठीक है, तो सिंपल आंसर है इसका बिकॉज इंडिया कंसिडर्ड दी वैली टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड चाइना का जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे इंडिया ने किया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में और। सो दिस हेयर इज़ द शक्सगैम वैली। इसका दूसरा नाम है ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट। तो इंडिया और चाइना दोनों ही जो है क्लेम ले करते हैं इस टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, दिस टेरिटरी लाइज वेरी क्लोज टू दी सियाचिन ग्लेशियर। तो ये इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटिजिक उससे भी एंगल से भी। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम जान लेते हैं। तो पहले जो ये एरिया है
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट था, बट पाकिस्तान ने इसे सीड कर दिया 1963 में चाइना को। अब इंडिया ने इस एग्रीमेंट को कभी जो है वैलिड नहीं माना है। तो शक्सगैम वैली जो है डिस्प्यूटेड एरिया जो है लाई करती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2024 में जो है हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन हुआ है इंडिया में, ठीक है। रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट एवर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, कितने का? 2.1 लाख करोड़ का। अब दिस रिप्रेजेंट्स ए 12.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल अप्रैल में और फिर उससे पिछले साल, तो कितना ग्रो कर रहा है? तो 12.4% ये ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। स्टेट्स जहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है दैट इज़ महाराष्ट्र, जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है कलेक्शन में दैट इज़ मिज़ोरम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो जीएसटी जो आपका आया है ये 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे जो हैं ओल्ड टैक्सेस को, मल्टीपल ओल्ड टैक्सेस को जो है इसने सब्ज्यूम किया है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो एक आर्टिकल होगा इसका, तो वो है 279A, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। अब ये जो है कितना जीएसटी किस चीज़ के ऊपर, किस गुड्स किस सर्विसेज के ऊपर कितना लगना चाहिए, उस पर जो है रिकमेंडेशंस देती है, ठीक है। चेयर इसको कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करती हैं, ये हैं हमारी निर्मला सीतारमन, ठीक है। फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है ये जॉइंट फोरम है, ठीक है। जॉइंट फोरम है जो जीएसटी काउंसिल है। अब जीएसटी से रिलेटेड हमने एक और बॉडी अभी देखी थी, द जीएसटी एपिलेट जो अथॉरिटी है या ट्रिब्यूनल है, तो वो जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है। ये बॉडी जो हम देख रहे हैं जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो है 28% जीएसटी लगता है, तो ये जो है डिसीजन लेने वाली जो बॉडी है या रिकमेंडेशंस देने वाली जो बॉडी है वो है जीएसटी काउंसिल। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा, उनके 176th बर्थ एनिवर्सरी पे जो है उनकी एक पेंटिंग की ओरिजिनल कॉपी को अनवेल किया गया केरला में। पेंटिंग का नाम है इंदुलेखा, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पेंटिंग, और इसके जो ओनर हैं शशिकला, उन्होंने जो है अनवेल किया इस पेंटिंग को। सो दिस इज़ द पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा। पेंटिंग का नाम है इंदुलेखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैम्बी बकेट ऑपरेशन। तो रिसेंटली जो है उत्तराखंड में लगी फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, ठीक है। तो नैनीताल के पास में ऐसे ही एक फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी जिसे कि इंडियन एयरफोर्स ने बैम्बी बकेट ऑपरेशन कैरी आउट करके पुट आउट करने की कोशिश की है। तो ये होता है हेलीकॉप्टर के नीचे एक ये बकेट होती है विच इज़ फिल्ड विद वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नियरेस्ट किसी वाटर बॉडी से ये पानी लिया जाता है और फिर फॉरेस्ट फायर के ऊपर डिस्पर्स किया जाता है टू पुट आउट दैट फायर, ठीक है। तो नैनीताल उत्तराखंड के पास में जो फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी उसे बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया विमेन सरपंच, 3 विमेन सरपंच हैं जो वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को एक यूएन के इवेंट में। तो ये है CPD 57 यानी कि कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो यूएन का इवेंट है ये हो रहा है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे 3 सरपंच जो हैं विमेन सरपंच इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हैं राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से और त्रिपुरा से, ठीक है। नीरू यादव,
कुनुकू हेमा कुमारी एंड सुप्रिया दास दत्ता, ये जो 3 सरपंचेस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी। एंड दिस इवेंट इज़ बेसिकली टू हाईलाइट द रोल ऑफ विमेन इन लीडरशिप फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एस्ट्राजेनेका ने जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स एक्नॉलेज किए हैं, व्हाट आर दोज रेयर साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स एंड लोअर प्लेटलेट काउंट। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने फाइनली एक्नॉलेज किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज ए रेयर साइड इफ़ेक्ट नोन एज थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। तो दिस इज़ बेसिकली मार्क्ड विद प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स जो कि अनयूजुअल लोकेशंस में होते हैं, जैसे कि ब्रेन में, एब्डोमेन में, एंड ऑल्सो लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हैं जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब यूके में क्या चल रहा है कि पीपल हैव बीन अफेक्टेड विद दीज साइड इफ़ेक्ट्स एंड ए class action lawsuit is being pursued against AstraZeneca by those individuals. ठीक है, and they might ask for damages up to 100 million pounds. यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक इस लीगल केस में इंटरवीन नहीं किया है। इंडिया का सिनेरियो हम देखते हैं। तो इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये इसी एस्ट्राजेनेका पे की जो वैक्सीन है डेवलप की इन्होंने जो अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसी पे बेस्ड है, यानी कि उन्होंने डेवलप किया इसे, फिर इसे मैन्युफैक्चर किया इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। एंड 175 करोड़ डोजेज ऑफ दिस वैक्सीन वर एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल। तो यूएई जो है बनाएगा लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल वर्ल्ड का। कहाँ पर? दुबई में एट दी अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो है कहा जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके भी 5 टाइम्स होगा। इट विल हैव 5 पैरेलल रनवेज। ऑफ कोर्स दिस इज़ ए प्रपोज्ड फोटो, अभी बना नहीं है। ठीक है, एंड इट विल बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ $35 बिलियन। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमैट। तो ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया है यूक्रेन ने। ठीक है, एआई डिप्लोमैट नेम्ड विक्टोरिया शी जो है वर्ल्ड की फर्स्ट एआई डिप्लोमैट है। शी विल बी डिलीवरिंग द गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये QR कोड को आप नोटिस करिए, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एड्रेसिंग डीप फेक कंसर्न्स। तो अगर आप एक एआई डिप्लोमैट लॉन्च करते हैं जो कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की उनको लोगों तक पहुंचाएगा, तो इसमें एक ऑब्वियस कंसर्न है कि अगर उसका कोई डीप फेक वर्जन आ जाता है और कोई रूमर्स फैलाने की कोशिश करता है तो हाउ डू यू प्रिवेंट दैट। तो उसमें क्या है कि एवरी सच स्टेटमेंट विल इंक्लूड ए QR कोड, और ये जो QR कोड होगा जो टेक्स्ट वेरीफाइड वर्जन होगा स्टेटमेंट का मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे उससे लिंक करेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि वो डेटा रियल है कि नहीं है। ठीक है, क्रिएट किया है, डेवलप किया है इसे बाय ए टीम बाय द नेम ऑफ द गेम चेंजर्स। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट एआई डिप्लोमैट किसने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव? यूक्रेन ने। तो नेपाल ने एक नया 100 रुपये का करेंसी नोट जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं कि क्यों दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर इंडिया। तो इस पे जो हैं कुछ इंडियन टेरिटरीज़ को फीचर किया गया है। तो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी, ये वो टेरिटरीज़ हैं जो कि नेपाल क्लेम कर रहा है कि नेपाल की हैं और दे आर करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया। ठीक है, अंडर इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडियन टेरिटरीज़ हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड वेयर दिस इशू अराइजेज फ्रॉम। तो जो सोगोली ट्रीटी है 1816 की, ठीक है, वो ये आइडेंटिफाई करती है कि जो महाकाली रिवर है या फिर काली रिवर, द अदर नेम इज़ काली रिवर, वो जो है बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस।
ठीक है। तो एंड ऑल टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द रिवर वुड बी नेपाल्स टेरिटरीज, ठीक है। अब ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ये बात जो है सोर्स ऑफ द डिस्प्यूट है। तो नेपाल का कहना ये है कि महाकाली रिवर जो है ओरिजिनेट करती है नियर लिम्पिया धुरिया, ठीक है। और इस बात के हिसाब से जो ईस्ट में टेरिटरीज आ रही हैं वो नेपाल की हो जाती हैं, ठीक है। इंडिया का कहना है कि सोर्स ऑफ द काली रिवर इज़ पंखगढ़, जो कि काला पानी के साउथ में है, ठीक है। तो दिस प्लेसेस दी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इन इंडियाज़ रीजन। अब करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में है ये जो मेंशन टेरिटरीज़ हैं, बट ऑफिशियली नेपाल एंड इंडिया बोथ आर क्लेमिंग दीज टेरिटरीज। अब इम्पॉर्टेंस इसका स्ट्रेटेजिक एक तो ये है कि लिपुलेक काला पानी जो है वो ट्राई जंक्शन बॉर्डर बना रहा है चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है। यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो नेपाल शेयर्स ए बॉर्डर ऑफ 1850 किलोमीटर्स विद इंडिया, 5 इंडियन स्टेट्स को टच कर रहा है, ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन हैं। तो ये हैं पुष्प कमल दहल और करंट प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडल, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है कि कोविड-19 के एक वेरिएंट कॉल्ड फ्लर्ट ने जो है यूएस में काफ़ी रैपिडली स्प्रेड किया है, देखते हैं। तो इट इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो है वेरिएंट ये बिलोंग करता है टू दी ओमिक्रॉन लीनिएज, ठीक है। तो हमें पता है कि कोविड-19 का जो वायरस है हैज़ म्यूटेटेड सेवरल टाइम्स और डिफरेंट जो है वर्जन्स इसके आते रहे हैं। तो हमने ओमिक्रॉन सुना था, तो वो ओमिक्रॉन से आगे म्यूटेट करके नाउ दिस अनदर वेरिएंट हैज़ कम आउट कॉल्ड फ्लर्ट। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दी सेक्शन ऑफ इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि IQ एयर की रिपोर्ट के हिसाब से विच सिटी इज़ करंटली रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो आंसर जानते हैं इसका। सो नेपाल्स काठमांडू इज़ नाउ रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बाय IQ एयर, और यहाँ पे जो है जो लोग रह रहे हैं दिस पोल्यूशन इज़ रिड्यूसिंग देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 4.1%, ठीक है। तो देखते हैं कि और कौन सी सिटीज़ हैं इस रैंकिंग में। तो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में टॉप 3 हम देख रहे हैं। सबसे पहला हमने देख लिया नेपाल का काठमांडू, देन सेकंड पे है हमारा नई दिल्ली, और थर्ड है चियांग में जो कि है थाईलैंड में, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो सिटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हैं और IQ एयर की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 3 में जो है आती हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आंसर है इसका नॉर्वे। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। 180 कंट्रीज़ को ये रैंक करती है प्रेस फ्रीडम के हिसाब से, यानी कि कितना फ्रीडम है मीडिया प्रेस के पास उन देशों में। तो टॉप 3 कंट्रीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है नॉर्वे, देन सेकंड रैंक पे है डेनमार्क एंड थर्ड पे है स्वीडन। और ऐसे अगर हम चलते जाएं तो बहुत नीचे जाके 159th पोजीशन पे आएगा इंडिया, और बॉटम पे यानी कि 180th पे है आपका इरिट्रिया, ठीक है। तो देखते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने देखा कि इंडिया का रैंक जो है 159 है। ये जो है लास्ट ईयर से इम्प्रूव किया है, तो 2023 में जो है इंडिया का रैंक 161 था। अब दिस इज़ नॉट बिकॉज कि इंडिया में जो है प्रेस फ्रीडम इंक्रीज़ हुआ है, बट दिस इज़ बिकॉज अदर कंट्रीज़ हैव स्लिप्ड इन देयर रैंकिंग्स, ठीक है। इंडिया का स्कोर एक्चुअली जो है वो गिरा है लास्ट ईयर से, 36 कुछ स्कोर था और अब 31.28 है, ठीक है। और इंडिया इस इंडेक्स में जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के भी बाद में आता है, ठीक है। तो हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आगे चलते हैं।
सो नाउ विल बी कवरिंग द सेक्शन ऑफ अवार्ड्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हु वॉज अवॉर्डेड दी 2024 का यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ठीक है, तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट ने। ठीक है, ये जो अवार्ड है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो है रेसिपिएंट रहे 2024 में, बिकॉज़ उन्होंने कवर किया द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है दिया गया है। अब जो अनाउंसमेंट है, इट वाज मेड ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विच फॉल्स ऑन 3 मई। इसको अलग से हम डेज़ के सेक्शन में भी कवर करेंगे, थीम देखेंगे। ठीक है, अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेस फ्रीडम के डिफेंस में कंट्रीब्यूशंस के लिए जो है जर्नलिस्ट को ऑनर किया जाता है इस प्राइज़ से। और ये जो नाम है गिलर्मो कानो, ये नाम जो है एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे जिन्हें कि असैसिनेट कर दिया गया था 1986 में। उनके ऑनर में जो है उनके नाम के ऊपर बेस्ड है ये प्राइज़। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे यूनेस्को के बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करती है थ्रू कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इस तरीके के सेक्टर्स में। ठीक है, 194 कंट्रीज़ जो है मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजूले। ठीक है, ये हमने देखा यूनेस्को के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड जो है किसने जीता है। तो ये इंडियन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें जो है सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अब विटली गोल्ड अवार्ड जो है इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। तो ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट शी हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो असम में पर्टिकुलरली हरगिल्ला स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में इन्होंने बहुत काम किया है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। तो जान लेते हैं थोड़ा सा अबाउट दी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स या गरुड़ा, या फिर जिन्हें असम में हरगिला भी बोला जाता है। अब इनके वर्ल्ड में जो है 3 नोन ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। एक तो कंबोडिया में है और 2 इंडिया में हैं, 1 इन असम, 1 इन बिहार। ये जो है स्पीशीज़ IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में आती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और WPA 1972 के शेड्यूल 4 में आती है। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत ही कम ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वर्ल्ड में इनके। तो इनके कंजर्वेशन में बहुत काम किया है इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन ने। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनमा ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स। ठीक है, तो ये जो है AI बेस्ड न्यूज़ एंकर हैं सना, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किया है, उनके लिए काम करती हैं। तो ये न्यूज़ एंकर को जो है इस अवार्ड से ऑनर किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली अवार्ड जो है दिया ही इसलिए जाता है फॉर दी यूज़ ऑफ AI इन मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टाइम्स ग्लोबल एडटेक रैंकिंग 2024 में जो है एक इंडियन कंपनी टॉप में आई है। तो देखते हैं। तो इंडियन स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप है, स्पेशलाइजिंग इन बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन। Emeritus, which has been ranked first in the Times Magazine's World's Top EdTech Companies 2024। ठीक है, और साथ ही जो है एडटेक राइजिंग स्टार जो दिया गया है इंडिया की कंपनी है स्केलर एकेडमी। ठीक है, एडटेक राइजिंग स्टार। तो अवार्ड्स के सेक्शन में लास्ट हम देख रहे हैं कि कान्स जो है ऑनरेरी पाम डियोर अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। हॉलीवुड लेजेंड है एक तो मेरिल स्ट्रीप। ठीक है, वी नो हर फ्रॉम डेविल वेयर्स प्राडा। एंड स्टार वॉर्स के जो क्रिएटर हैं जॉर्ज लूकस। और भी लोगों को जो है स्पेशल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, पर दीज 2 वी शुड फोकस ऑन। ठीक है, तो 14 मई को जो है सेरेमनी होगी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में। ये स्पेशल पाम डियोर अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा इन दोनों को। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं iCube Q के बारे में।
तो iCubeQ ये क्या है? दिस इज़ ए सैटेलाइट जो कि पाकिस्तान भेज रहा है टू द मून. सो दिस इज़ पाकिस्तान्स फर्स्ट लूनर मिशन. ठीक है, iCubeQ सैटेलाइट भेज रहा है मून पे. अब ये लॉन्च किया है पाकिस्तान ने इन कोलैबोरेशन विद चाइना. तो यही क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम किया था कि विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड चाइनाज लूनर मिशन विद द लॉन्च ऑफ iCubeQ. तो ये है पाकिस्तान. तो बेसिकली चाइना का जो चैंगी 6 मिशन है उसमें वेरियस सैटेलाइट्स जो जाएंगी, उसमें से एक सैटेलाइट होगी iCubeQ सैटेलाइट जो कि पाकिस्तान की है. ठीक है, तो इस मिशन का एम है टू कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून फॉर साइंटिफिक एनालिसिस. तो यहाँ पे चैंगी 6 मिशन की डिटेल्स भी देख लेते हैं. तो ये चाइना का मिशन है जो कि लैंड करेगा लूनर सरफेस पे, साउथ पोल में वहाँ पे लैंड करेगा, इटकिन बेसिन के पास. ठीक है, यहाँ वहाँ पे. तो दिस मिशन इज़ कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़, जिसमें से कि एक सैटेलाइट जो है पाकिस्तान की हमने देखा iCubeQ जो है. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वेयर वॉज द डीपेस्ट ब्लू होल, तामजा ब्लू होल डिस्कवर्ड. तो ये जो है मेक्सिको में डिस्कवर हुआ है. तो मेक्सिको के चेटुमल बे में जो है डिस्कवर हुआ है द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल एंड इट हैज़ बीन नेम्ड तामजा. ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू होल होता है, ये अंडर वाटर सिंक होल होता है एक. यहाँ पे डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है कि बॉटम में जो सनलाइट है बहुत ही लिमिटेड पहुँचती है. तो यहाँ पे जो मरीन लाइफ होती है वो यूनिक होती है. ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि ब्लू होल्स जो हैं फॉर्म कैसे होते हैं. तो अंदर जो उसमें रॉक्स होते हैं लाइक लाइमस्टोन, रेन वाटर धीरे धीरे उनको कर देता है डिज़ोल्व, तो उससे वहाँ एक होल जो है क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अंडर वाटर एक होल क्रिएट हो जाता है. तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि रैम्पेज नाम की जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे कि रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, उसकी रेंज क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 250 किलोमीटर्स. तो ये है सुपरसोनिक मिसाइल रैम्पेज. ठीक है, रैम्पेज नाम से सुपरसोनिक मिसाइल है. तो रिसेंट टाइम्स में इजरायली एयरफोर्स ने जो है इसका इस्तेमाल किया है अगेंस्ट इरानियन टारगेट्स. ठीक है, तो अब जो है इसे इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स और नेवी में. तो इट इज़ नोन एज द हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल इन द इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, आगे चल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि स्मार्ट जो कि एक एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है और इसे जो है बेसिकली रिसेंटली टेस्ट किया है DRDO ने. इसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली हमारी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करना इसका पर्पस है. तो देखते हैं क्या है ये. सो दिस इज़ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट सिस्टम. तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं. तो ये आप लगा लो कि इंडियन नेवी की कोई वेसल है. ठीक है, अब इसने जो है अपने रेडार से सोनार से जो है डिटेक्ट किया कि कोई सबमरीन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सबमरीन जो है डिटेक्ट हुई. सो नाउ यूजिंग दिस सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट सिस्टम जो है, टॉर्पीडो जो है सर्च करेगी फॉर दी सबमरीन, बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करेगी. तो इसमें मिसाइल का रोल ये है कि जैसे यहाँ से इस वेसल से जो है मिसाइल को लॉन्च किया गया. नाउ दिस मिसाइल विच इज़ कैरिंग दी टॉर्पीडो, ठीक है, ये जो है लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रखती है. दिस विल गो अप टिल हियर, फिर उसके बाद जो सबमरीन को सर्च करेगी वो करेगी टॉर्पीडो. ठीक है, तो मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो को रिलीज़ किया जा रहा है. ठीक है, टू डिस्ट्रॉय ए सबमरीन. तो एंटी सबमरीन वेपन है ये स्मार्ट सिस्टम.
तो सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि एक कैरियर है और वो एक लाइट वेट टॉर्पीडो को कैरी कर सकती है। कोस्ट या फिर वॉरशिप दोनों से इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो स्ट्रेटिजिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन ओशियन रीजन में अब चाइनीज़ नेवी का भी काफ़ी डिप्लॉयमेंट प्रेजेंस होने लगा है। तो स्मार्ट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन नेवी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसरो की स्टडी ने रिवील किया है सिग्निफिकेंट आइस डिपॉजिट्स ऑन द पोल्स ऑफ द मून। ठीक है, तो देखते हैं। तो सब सरफेस आइस जो है, एविडेंस ऑफ वाटर आइस या सब सरफेस आइस बीनीथ द सरफेस ऑफ द मून्स पोल जो है मिला है इसरो के साइंटिस्ट को। ठीक है, अब दिस इज़ एस्टिमेटेड टू बी 5 to 8 times मोर अबंडेंट दैन द सरफेस आइस, यानी कि जो सरफेस है उससे ज़्यादा नीचे है, सब सरफेस में है। और जो नॉर्दर्न पोल है मून का, उस पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, तो नासा का जो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है उसके जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है मून के पोलर रीजन्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एन एंशियंट सेटलमेंट वाज डिस्कवर्ड इन सर्बिया। तो ये है सर्बिया, दिस इज़ ए यूरोपियन कंट्री। आई डिड नॉट से साइबेरिया। ठीक है, सर्बिया यूरोपियन देश है ये। तो यहाँ पे जो है एक एंशियंट सेटलमेंट की डिस्कवरी हुई है विच इज़ अराउंड 7,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो लेट नियोलिथिक पीरियड की जो है एक सेटलमेंट उसको डिस्कवर किया गया है। तो टेकिंग अप एन एरिया ऑफ अराउंड 30 एकड़्स, तो काफ़ी बड़ी साइट जो है वो मिली है। जो साइट है इट इज़ लोकेटेड नियर ए रिवर, द तामिस रिवर। ठीक है, सर्बिया के बारे में देख लेते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अर्जेंटीना में एक जो है पेलियोंटोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की है एक हर्बीवोर डायनासोर की। ठीक है, दिस हैज़ बीन नेम्ड चैकीसोरस नेकुल। ठीक है, तो अर्जेंटीना में जो प्रेजेंट डे पेटागोनिया का एरिया है, रीजन है, वहाँ पे जो है लेट क्रिटाशियस पीरियड में ये जो डायनासोर है हर्बीवोर डायनासोर जो कि बहुत ही तेज़ भागता था, नोन फॉर इट्स स्पीड, तो उस पीरियड में जो है चैकीसोरस निकुल जो है रोम्ड दी अर्थ। ठीक है, एंशियंट डायनासोर इन्होंने डिस्कवर किया है पेलियोंटोलॉजिस्ट ने अर्जेंटीना में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट की जो है सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट। तो जर्मन कंपनी है हाई इम्पल्स, इन्होंने अपने पैराफिन फ्यूल या फिर कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट जिसका कि नाम है SR-75 उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब ये जो रॉकेट है इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है, और 250 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे लेके जा सकता है। ठीक है, अब पैराफिन फ्यूल्स जो हैं दे आर एक्चुअली सेफ़र टू ऑपरेट, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी उनका कम होता है इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल केरोसिन प्रोपेलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर रॉकेट जो है ये पैराफिन फ्यूल के ऊपर बेस्ड है। जर्मन कंपनी है हाई इम्पल्स जिन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की नेवी के लिए पहली जो है एक हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो लॉन्च की है। तो ये बेसिकली एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक सबमरीन लॉन्च की गई है जो कि एंटी शिप मिसिल्स लॉन्च कर सकती है, क्रूज़ मिसिल्स जो है वो लॉन्च कर सकती है। ठीक है, तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि पाकिस्तान की नेवी ने एक्वायर की है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय चाइना। तो ऐसा प्लान है कि 2028 तक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू इंडक्ट ए टोटल ऑफ 8 ऑफ दीज हैंगर क्लास सबमरीन्स। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ बुक्स। तो इसमें हम एक्चुअली एक अवार्ड देख रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर द्वारा जो है दिया जाता है बुक कवर अवार्ड। तो 2024 का जो है
भावी मेहता ने जीता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बुक डिज़ाइन के लिए, बुक डिज़ाइन में एक्सीलेंस के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं द बुक ब्यूटीफुल, तो ऑथर हैं इसके प्रदीप सेबेस्टियन। ठीक है, इस बुक को डिज़ाइन किया है भावी मेहता ने और उसके लिए इन्होंने ये जो ऑनर है द बुक कवर अवार्ड 2024 वो जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ वी स्टार्टिंग द सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं द 6th एशियन कैरम चैम्पियनशिप 2024। तो दिस वाज हेल्ड इन मालदीव्स। तो क्वेश्चन है कि विच कंट्री वन बोथ दी मेंस एंड विमेंस डबल्स टाइटल्स। ठीक है, तो ये जीते इंडिया ने। तो आपका 6th एशियन कैरम चैम्पियनशिप 2024 हुआ मालदीव्स में, जहाँ पे कि इंडिया ने मेन और विमेन दोनों में डबल्स जो टाइटल्स हैं वो जीते इस चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गल्फ यूथ गेम्स 2024। तो इनॉग्रल एडिशन हुआ गल्फ यूथ गेम्स का। ठीक है, और कहाँ पर हुआ ये? होस्ट कंट्री थी यूएई और चैम्पियन भी रहा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थॉमस कप और ऊबर कप। तो थॉमस कप जो है ये मेंस बैडमिंटन चैम्पियनशिप है और ऊबर कप जो है विमेंस बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। तो बैडमिंटन के थॉमस एंड ऊबर कप 2024 दोनों में ही चैम्पियन रहा चाइना। ठीक है, दोनों में ही जो रनर अप टीम रही दैट वाज इंडोनेशिया। ठीक है, तो थॉमस और ऊबर कप 2024 जीता चाइना ने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन डेयरी लीडर है जो अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो ब्रांड है अमूल, इट विल स्पॉन्सर दी नेशनल क्रिकेट टीम्स ऑफ यूएस एंड साउथ अफ्रीका इन दी अपकमिंग जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में। उसमें ये 2 टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जान लेते हैं कि एमडी ऑफ अमूल हैं करेंटली जयन मेहता। रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि एक कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का जो ब्रांड है नंदिनी ब्रांड, तो दे हैव ऑल्सो अनाउंस्ड टू स्पॉन्सर दी क्रिकेट टीम्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, इसी सेम टूर्नामेंट में, ये T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन सुपर लीग 2024। तो ये जो है इंडियन फुटबॉल लीग है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि चैम्पियन कौन सी टीम रही। तो मुंबई सिटी एफसी ने जो है, क्लब ने जो है ये लीग जीत ली एंड डिफीट किया मोहन बागान सुपर जायंट्स को। जो फाइनल था वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, मुंबई सिटी ने जो है जीत ली है इंडियन सुपर लीग। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज की, द प्ले ट्रू कैंपेन। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि क्लीन स्पोर्ट्स का जो है अवेयरनेस फैलाई जाए और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए। इसमें रिलेटेड डेटा में हम ये देख सकते हैं कि रिसेंटली एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो है रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2024 में, जिसमें कि ये आया था कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज दी हाईएस्ट कंट्री विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स। तो आई गेस हम कोरिलेट कर सकते हैं कि उसी के चलते जो है ये प्ले ट्रू कैंपेन जो है लॉन्च किया गया इंडिया में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है उसका जो है शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। तो बेसिकली कहाँ पे होने वाला है ये विमेंस का T20 वर्ल्ड कप? तो दिस विल बी होस्टेड बाय बांग्लादेश इन अक्टूबर। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ICC के CEO कौन हैं। तो ये हैं जियोफ अलार्डिस। तो नेक्स्ट देख रहे हैं कि इंडिया की तीसरी फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो ये हैं वैशाली रमेश बाबू। शी हैज़ बिकम दी 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। ठीक है, तो इसके पहले जो 2 हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली जो हैं ये इससे पहले इंडिया से ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। अब वैशाली जो हैं एंड हर ब्रदर रमेश बाबू
प्रगानंदा, ये जो है वर्ल्ड के पहले ब्रदर सिस्टर पेयर हैं जो कि दोनों ही ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ स्टेट्स। तो तमिलनाडु में जो है एक सर्वे हो रहा है, नीलगिरी ताहर सर्वे। कौन सी बॉडी है जो कि इसको सुपरवाइज कर रही है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। तो एक सर्वे जो है नीलगिरी ताहर, जो कि एक माउंटेन गोट स्पीशीज़ है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। इसके लिए ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसके लिए जो है एक सर्वे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। अब दिस सर्वे इज़ बीइंग कंडक्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ IUCN। ठीक है, इस जो है स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए जो है ये सर्वे किया जा रहा है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और IUCN स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं नक्षत्र सभा। तो ये स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने। ये एक एस्ट्रो टूरिज़्म कैंपेन है बेसिकली। तो इसमें जो है यूनिक स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमी एक्सपीरियंसेस जो हैं ऑफ़र किए जाएंगे स्टेट में। तो ये जो है स्टार्ट होगा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट से, और फिर उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस इन उत्तराखंड में जो है ये रन करेगा टिल मिड 2025। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी सेक्शन ऑफ डेज़। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है जो कि ये सेलिब्रेट करता है। तो वर्कर्स की अचीवमेंट्स को ये सेलिब्रेट करता है। ओरिजिन इसका हुआ US के लेबर मूवमेंट के बाद। ठीक है, एक USA में लेबर मूवमेंट हुआ था आस्किंग फॉर 8 आवर वर्क डे। ठीक है, 19th सेंचुरी में। तो वहाँ से ये जो है इंटरनेशनल लेबर डे स्टार्ट हुआ। इंडिया में दिस वाज फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 1923 और ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 3 मई। ठीक है, ये सेलिब्रेट करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस को। 2024 का इसका थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनेस्को और हर साल जो है डिफरेंट कंट्री इसको होस्ट करती है। एंड 2024 में इसका होस्ट था चिले। ठीक है, फिर इसकी जो इंस्पिरेशन है वो एक विंडहोक डिक्लेरेशन है जो कि बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है फॉर फ्री प्रेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। तो पहले आपका एक बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट होता था। ठीक है, जिसमें से कि मराठी बोलने वाले अलग कर दिए गए महाराष्ट्र में और गुजराती बोलने वाले अलग कर दिए गए गुजरात में। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवीज़न किया गया ऑन 1 मई 1960। तो उससे एक महाराष्ट्र बना और एक गुजरात। महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं रमेश बायस। गुजरात के भी देख लेते हैं, CM हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे। तो ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 3 मई। तो इस साल भी 2024 में भी 3 मई को इसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली लेपर्ड के कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए इसे जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। अब रिलेटेड डेटा में हम देख लेते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो दोनों डेज़ में। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड डे जो है 23 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। और स्नो लेपर्ड जो है स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का। ठीक है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हो कि लेपर्ड डे जो है वो गर्मियों में आता है और स्नो लेपर्ड डे जो है सर्दियों में आता है, तो वो अक्टूबर में है। तो डेज़ में 2 और देख रहे हैं हम। एक है वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मनाया जाता है 7 मई को टू रेज अवेयरनेस अबाउट अस्थमा। थीम है इस बार की अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स।
फिर उसके बाद हम देख रहे हैं BRO रेजिंग डे। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसे कि फाउंड किया गया था 1960 में। अब ये सेलिब्रेट कर रहा है अपना 65th रेजिंग डे, जो कि फॉल करता है 7 मई को। तो ये दोनों का सेम है, अस्थमा का और BRO का। तो इकोनॉमी के सेक्शन में देख रहे हैं हम, एक छोटा सा आर्टिकल है बस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं इंडिया में। तो मोस्ट वैल्यूड इंडियन कंपनी एट 19.8 ट्रिलियन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरी है आपकी TCS, थर्ड पे है आपका HDFC बैंक। ठीक है, GI टैग्स में हम देख रहे हैं कच्छ अजरक। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट या फिर GI टैग जो है ग्रांट किया गया है ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ कच्छ अजरक को। तो क्या है अजरक? ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है जो कि गुजरात से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम एरियाज़ लाइक सिंध, बाड़मेर, कच्छ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि कॉटन के कपड़े के ऊपर हाथ से जो है ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, ये एक ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो इससे प्रिंटिंग की जाती है कॉटन के कपड़े के ऊपर। तो मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन चेक आपको कितना जो है याद हुआ है, कितना रिटेन किया है आपने। तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नेपाल कौन सी वो ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश करती है इट्स क्लेम ओवर सर्टन टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द महाकाली रिवर। ठीक है, तो हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया था। तो कौन सी है वो ट्रीटी? इनफैक्ट आपको ईयर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है फ्लर्ट, वेयर हैज़ इट हिट रिसेंटली। ठीक है, तो ये हैं आपके ऑप्शंस। फोर्थ क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है किसे सम्मानित किया जाएगा विद ए ऑनररी पाल्म डोर अवार्ड। ठीक है, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच कंट्री डेब्यूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड डिप्लोमैट विक्टोरिया शी। तो कौन से देश ने ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है? आपको अगर याद है तो कमेंट्स में आप आंसर करके बताएं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ड्रॉप ए लाइक, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Okay, then have a great day.